स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। आज मैं इस पाठ के माध्यम से जो ये निबंध आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के महिला मोद शीर्षक निबंध से संग्रह से लिया गया है। इस निबंध में स्त्री शिक्षा को समाज और परिवार के विघटन और पतन के लिए जिम्मेदार जो ठहराने वाली दकियानूसी सोच उसको दर्शाया गया है। लेकिन लेखक ने जो उनकी इस घटिया सोच को नकारा है। उन्होंने अनेकों उदाहरण देते हुए बताया है कि उस समय जो स्त्रियां थी वो पढ़ी लिखी ही नहीं बल्कि महान विदुषी भी थी। अब इसमें मैं इसका सरलार्थ आपको बताती हूँ कि ये जो पैराग्राफ है, बड़े शौक की बात है कि आज भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना और उनके गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। इस प्रसंग के माध्यम से जो लेखक ने ये बताया है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने लिखाने से घर गृहस्थी का सुख जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन ये ऐसा कहने वाले लोग कौन हैं? वो कोई अनपढ़ गंवार नहीं है, बल्कि वो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने स्कूल कॉलेजों में शिक्षा पाई है। और वो लोग अगर प्राचीन जो हमारे साहित्य हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, उनको लेकर अगर वो तर्क वितर्क करते हैं तो उनकी क्या दलीलें हैं? वो क्यों स्त्री शिक्षा को के घोर विरोधी हैं? वो क्या अपने तर्क देते हैं? वो ये कहते हैं कि पहले समय में जो नाटक हुआ करते थे, उस समय जो नाटकों में जो स्त्रियां भाग लेती थी उनसे अपढ़ों की भाषा में बात करवाई जाती थी। अपढ़ की भाषा कौन सी? उस समय जो स्त्रियां नाटकों में भाग लेती थी और जो संवाद बोलती थी वो प्राकृत भाषा उस समय जो चलन में थी। प्राकृत भाषा कौन सी थी? जो आम बोलचाल की भाषा थी। जैसे आम बोलचाल की भाषा हमारी हिंदी है, या आम बोलचाल की अगर हम अलग राज्यों की बात करें तो हिंदी, उड़िया, बंगाली, मद्रासी, इस तरह के तमिल, ये भाषाएं जो हैं ये जो प्रचलन में होती हैं, जो चलन में है, आम बोलचाल की भाषा में है, ये सब उस समय जो आम बोलचाल की भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। तो वो ये कहते हैं कि उस समय जो स्त्रियां संस्कृत नहीं बोल पाती थी वो केवल प्राकृत भाषा में ही अपने संवाद बोला करती थी। तो वो जो स्त्रियां जो थी वो क्या थी? वो गंवारू भाषा में बात किया करती थी, गंवारू भाषा में अपने जो नाटक थे वो किया करती थी। अब दूसरा उदाहरण देते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। अब यहाँ शकुंतला का उदाहरण दिया जाता है कि शकुंतला ने एक छोटा सा श्लोक गंवारों की भाषा में लिखा था जो उसने राजा दुष्यंत को भेजा था। वो कौन सा श्लोक था? मान लिया कि शकुंतला कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन प्राकृत भाषा में उसने अगर श्लोक लिखकर राजा दुष्यंत के पास भेजा था तो वो कहते हैं कि उसकी इस कम पढ़ी लिखी शिक्षा ने भी इतना अनर्थ कर दिया कि उसने राजा दुष्यंत को बड़े कटु वाक्य बोले। तो राजा दुष्यंत ने जब शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह किया था और गंधर्व विवाह करने के कुछ समय के बाद वो शकुंतला को भूल गए थे, तब शकुंतला ने उनके ऊपर भरी सभा में उनको जो श्लोक लिखकर एक दिया था वो उनकी आम बोलचाल की प्राकृत भाषा थी। तो क्या शकुंतला को हम गंवार मानेंगे कि वो कम पढ़ी लिखी थी इसलिए वो उसने ये बात राजा दुष्यंत को ये कही थी? अगर पढ़ी लिखी नहीं होती तो शायद वो ये बात नहीं कहती। अब जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक लिखा था वो अनपढ़ों की भाषा थी। तो अनपढ़ों की भाषा कौन सी थी? यानी जो प्राकृत भाषा थी, जो उस समय आम बोलचाल की भाषा थी। क्योंकि संस्कृत तो मात्र 10% लोग जो थे वो संस्कृत भाषा को जानते थे, लिख भी सकते थे, पढ़ भी सकते थे। लेकिन ज़्यादा संख्या में जो लोग बाग जानते थे जिस भाषा को, वो प्राकृत भाषा थी। तो अब ये दूसरा जो प्रसंग आता है, नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अब बात आती है कि जो पहले जो नाट्य शास्त्र लिखे जाते थे उन नाट्य शास्त्रों में जो संस्कृत के जो नाटक होते थे उसमें जो स्त्री पात्र होती थी वो प्राकृत भाषा में ही बोलती थी। तो लेकिन प्राकृत भाषा में बोलना, संवाद करना, ये उनके अनपढ़ होने की निशानी नहीं है। क्योंकि नाट्य शास्त्र में जो नियम बनाए गए थे वो नियम ये थे कि उस समय जो सर्वसाधारण की जो भाषा थी वो संस्कृत नहीं थी, वो केवल प्राकृत भाषा थी
और स्त्रियों के लिए नियम बनाए गए थे कि वो केवल अपनी प्राकृत भाषा में ही संवाद करेंगी। केवल पुरुष जो थे वो संस्कृत भाषा में संवाद किया करते थे। अब इस बात को लेकर आचार्य द्विवेदी जी ने और उदाहरण इसमें दिए हैं कि भवभूति ने जो उत्तर रामचरित नाटक लिखा था, उसमें जो स्त्रियों की जो वेदांत दर्शन पर बोलने वाली जो उनकी पत्नियां थी, वो संस्कृत भाषा में बोलती थी। अर्थात जब संस्कृत भाषा में वो विचार विमर्श करती थी, अपनी बात को रखती थी या अपनी भाषा में संस्कृत भाषा में बोलती थी, क्योंकि वो लिखा तो उत्तर रामचरित नाटक जो था वो संस्कृत भाषा में ही लिखा गया था, तो पढ़ती भी वो बोलती भी संस्कृत ही थी। तो क्या उनकी जो संस्कृत थी वो कोई गंवारू संस्कृति थी? गंवारू संस्कृत नहीं थी, वो आम संस्कृत जो भाषा थी वही भाषा थी। तो ये कहना गलत है कि अगर स्त्रियां संस्कृत भाषा ना बोल पाती थी ना लिख पाती थी तो वो अनपढ़ और गंवार थी, तो उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की कोई प्रथा नहीं थी। अब दूसरे प्रसंग के माध्यम से इसमें पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था। अब इस बात को लेकर लेखक जो हैं आचार्य द्विवेदी जी जो हैं वो स्त्री शिक्षा के जो विरोधी लोग हैं वो जो कुतर्क करते हैं उनका समाधान करते हुए कहते हैं कि माना कि प्राचीन काल में हमारे देश में स्त्री शिक्षा के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था, कोई उनके लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पुराणों में स्त्रियों की ऐसी कोई शिक्षा प्रणाली का उल्लेख नहीं मिलता है। तो अगर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, या तो वो ग्रंथ जो है वो हो सकता है नष्ट हो गए हों जो आज नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमें वो मिल नहीं रहे हैं, ग्रंथों में जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह दें कि प्राचीन काल में स्त्रियों को पढ़ाने की कोई प्रथा नहीं थी। अब बात इसमें आती है कि हमने प्राचीन ग्रंथों में ये भी पढ़ा है कि पहले लोग हवाई जहाज़ों पर सफ़र करते थे, तो हवाई जहाज़ में विमान में सफ़र किया करते थे वो। तो जब वो सफ़र करते थे इस बात के तो प्रमाण हैं, तो इसमें ये प्रमाण जो है हमारी संस्कृति की श्रेष्ठता के प्रमाण हैं। लेकिन अब उन्हीं ग्रंथों में अगर स्त्रियों की शिक्षा की कहीं बात होती है तो वो उसको नकार देते हैं, तो उन स्त्रियों को तो अनपढ़ और मूर्ख और गंवार मानते हैं। तो ये उनका जो आचरण है, उनके आचरण जो थे मान के चलो कि एकदम से वो गंवार आचरण था। अब ऐसे लेखक ये कहते हैं कि जो इस तरह के जो गलत तर्क देते हैं तो उन लोगों को उनकी हम प्रशंसा कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पर शीला और विद्या इनके उदाहरण देकर लेखक ने बताया है कि जो शीला और विद्या थी ये महान कवित्रियाँ थी, तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे पद्य में रचनाएं की थी कि उनके सामने वो इतनी महान विदुषी थी कि बड़े बड़े पुरुष कवियों से वो आदृत हुई। आदृत का मतलब क्या हुआ? बड़े बड़े पुरुष कवियों से वो प्रभावित हुई। अब उनकी जो कविताओं के नमूने हैं वो आज भी हमको मिलते हैं, जैसे बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है त्रिपिटक, उसमें जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य में रचनाएं दी गई हैं, तो क्या वो सारी अनपढ़ थी? तो लेखक ये कहता है कि जिस भारत में स्त्रियों को चित्र बनाने, नाचने, गाने, फूल चुनने और सारी कलाएं सिखाई जाती थी, तो क्या उनको पढ़ाने लिखाने की या पढ़ने लिखने की कोई आज्ञा नहीं थी? तो ऐसा कौन सा इंसान है जो ऐसी बात मुख से निकालेगा? इसका मतलब तो ये हुआ कि उनके अंदर ज्ञान की कमी है, तभी वो इस तरह की बातों को कहते हैं। अब अगले प्रसंग में अत्रि की पत्नी यानी कि जो हमारे महान ऋषि हुए हैं उनका उदाहरण दिया, उनकी पत्नियों के उदाहरण देते हुए लेखक ने बताया है। वो ये कहते हैं कि जो महर्षि जो ये कहते हैं कि प्राचीन समय में जो स्त्रियां थी वो शिक्षित नहीं थी, तो वो ये उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो महर्षि ऋषि की अत्रि की जो पत्नी थी जिसका नाम था अनसुईया, वो जब पत्नी धर्म पर व्याख्यान देती थी तो वो घंटों बोलती रहती थी। और जो गार्गी कौन थी? महर्षि गर्ग की जो पत्नी थी गार्गी, वो जो बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा देती थी। बड़े बड़े ब्रह्मवादियों का मतलब उनके सामने
जो ईश्वर से संबंधित जो व्याख्यान होते थे, जो विचार विमर्श होते थे, जब वो अपनी बात को रखती थी तो उनके सामने जो बड़े बड़े ब्रह्म के ज्ञाता अपने आप को कहते थे वो भी हार जाते थे। और मंडन मिश्र की जो पत्नी थी भारती, उन्होंने भी भरी सभा में आचार्य शंकराचार्य के भी छक्के छुड़ा दिए थे। यानी जब वो बोली थी तो उन्होंने जो शास्त्रार्थ में जो महान दार्शनिक शंकराचार्य हुए थे, जो जिनको सर्वशास्त्र का ज्ञाता भी माना जाता है, उन्होंने उनका डटकर मुकाबला किया था। और क्या वो सारी स्त्रियां क्या थी? वो सारी स्त्रियां तो पढ़ी लिखी थी ना, महान विदुषी थी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन काल में स्त्रियां जो थी वो पढ़ी लिखी थी, कहीं ना कहीं से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो ऐसे ही जो शिक्षा विरोधी हैं, उनके ऊपर व्यंग करते हुए आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि प्राचीन काल में जो स्त्रियों के शिक्षित होने के तो ऐसे फिर बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। अगर कुछ ये कहते हैं कि स्त्रियों के लिए जो पढ़ना है वो कालकूट है, कालकूट यानी जहर का घूंट है, और पुरुषों के लिए वो अमृत का घूंट है। तो ऐसी जब वो दलीलें देते हैं, ऐसे जो कुतर्की लोग होते हैं, वो भारतवर्ष का के जो गौरव है उसको हानि पहुंचाते हैं, जो स्त्री शिक्षा का इस तरीके से विरोध करते हैं। अगले प्रसंग में लेखक ये कहते हैं कि मान लीजिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी नहीं थी, ना सही। अब लेखक इस बात को कहते हैं कि अगर स्त्री शिक्षा के जो विरोधी लोग हैं, उनके जो कुतर्क हैं, इस बात को मान लिया जाए कि पहले भारत की एक भी स्त्री जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, चलो मान लिया, क्योंकि उस समय लोग जो थे वो स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं समझते होंगे। लेकिन वर्तमान में तो इसकी जरूरत है, इसलिए स्त्रियों को पढ़ाने लिखाने पर जोर देना चाहिए और स्त्री शिक्षा का पूरा समर्थन करना चाहिए। इस प्रसंग में लेखक ने स्त्री शिक्षा का समर्थन करते हुए ये बात कही है। अब यहाँ लेखक जो हैं वो ये कहते हैं कि जब हमने अपनी सारी जितनी भी प्राचीन हमारी प्राचीन नियम हैं, आदेश हैं, परंपराएं हैं, हम उनको समय के अनुसार हम तोड़ देते हैं। हमने पुराने नियमों, आदेशों, प्रणालियों को समय के अनुसार तोड़ दिया है, तो फिर इस प्रथा को भी, स्त्रियों को अनपढ़ रखने की इस पुरानी प्रथा को भी हम तोड़ देते हैं। तो हमें भी समय के अनुसार स्त्री शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। और लेखक का ये मानना है कि भारतीय समाज जो है वो इसमें आगे आए। उससे वो प्रार्थना करते हैं कि स्त्री शिक्षा के विरोधियों की जो ये कई जो कथन है उनको उनका त्याग कर दें, तो उनका पूरी तरह से वो खंडन कर दें। अब अगला प्रसंग है, स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ अगर पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनका विद्या और शिक्षा का ही परिणाम है। तो इस प्रसंग में लेखक जो हैं वो क्या बताना चाहते हैं? वो ये कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि पढ़ने लिखने से स्त्रियों का जो है वो अनर्थ हो जाता, अनर्थ कर देती हैं। सारे जो समाज में जितने भी अनर्थ का मूल कारण है वो स्त्रियों की पढ़ाई लिखाई को ही मानते हैं। तो लेखक ये कहता है कि पुरुष वर्ग भी तो अनर्थ का कारण हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आज जो जितनी भी वर्तमान जो हमारा समय में युवा वर्ग जो है, जो बम के गोले फेंकना, नर हत्याएं करना आदि, चोरी करना, है ना, लूटपाट करना, घूस लेना आदि, ये सब जो करते हैं, तो पुरुष वर्ग तो पढ़ा हुआ है, तो ये उनके पढ़ने लिखने का ही परिणाम है ना। फिर तो उनकी शिक्षा भी तो अनर्थ ही कर रही है। तो फिर तो सारे जो स्कूल कॉलेज हैं, पाठशालाएं हैं, वो क्या कर देनी चाहिए? बंद कर देनी चाहिए। अगर स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है तो आज समाज में जो पुरुष इतने गलत काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो वो भी उनकी शिक्षा का ही परिणाम है। तो सारे स्कूल कॉलेज पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। तो अब इसका मतलब लेखक यहाँ पर ये कहता है, लेखक ने दोनों तरह से उदाहरण दिया है कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है तो फिर पुरुषों को पढ़ाने से भी अनर्थ होता ही है। अब यहाँ पर एक उदाहरण और दिया है
शकुंतला ने जो राजा दुष्यंत को जो दुर्वाक्य कहे थे, उसने अब उसका भी उदाहरण पीछे दिया था। और यहाँ पर सीता ने राम के विषय में जो कहा था, जब रामचंद्र जी ने सीता का परित्याग किया था, उस समय सीता जी को जब वन में जब छोड़ा था उन्होंने, वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जब रही थी, तो उस समय सीता ने लक्ष्मण से रामचंद्र के लिए क्या कहा था? ये कहा था कि लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी, जिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्या व्याज सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। ये बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है, अथवा क्या ये तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देती है? अब कहने वाले जो हैं, जो महान अपने आप को विज्ञ मानते हैं, जानकार जो हैं, जो विद्वान मानते हैं, वो ये कहते हैं कि सीता, चलो मान लिया कि शकुंतला तो कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन सीता तो पढ़ी लिखी थी, तो फिर सीता ने भी तो राजा राम को इस तरह का संवाद भेजा था। वो ये कहते हैं कि सीता ने राम को राजा शब्द से संबोधित किया था। तो क्या कहते हैं, तो क्या कहती सीता उसको? राजा शब्द से संबोधित ना करके सीता क्या कहती कि हे देव, हे पतिदेव, हे मेरे ईश्वर, आपने बहुत अच्छा किया कि जो अगर मैंने जब अग्नि में अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध कर दिया था कि मैं बिल्कुल विशुद्ध हूँ, तो आपने लोगों के मुख से जब मिथ्या व्याज सुना, जब धोबी ने एक बार कह दिया था कि मैं राजा राम नहीं हूँ, जो मैं अपनी धोबिन पत्नी को जो मार रहा था, तो उसने कहा था कि मैं तुझे अपने घर में रख लूँ, मैं राजा राम नहीं हूँ। तो इतनी सी बात को सुनकर राम ने जब सीता का त्याग कर दिया था, तब सीता ने ये बात राजा लक्ष्मण के द्वारा राम को संदेश भेजा था। अब वो कहते हैं कि सीता पढ़ी लिखी थी, लेकिन सीता ने उसको राजा शब्द से कैसे संबोधित कर दिया, जबकि वो उसका पति था। तो ये इस तरीके की जो दलीलें जो पेश की जाती हैं, ये जो मिथ्या जो बातें कही जाती हैं, ये उनके पुरुष प्रधान समाज जो है, या पुरुष के अंदर जो एक अहंकार है कि मैं पुरुष हूँ, तो उसकी जो अंदर की जो अहंकारिता है वो सामने प्रकट होकर आती है। अब जो अगला प्रसंग है कि पढ़ने लिखने से स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अब इसके माध्यम से इस प्रसंग में लेखक जो है वो क्या बताते हैं कि पढ़ने लिखने से कोई अनर्थ होता है, ये बात पूरी तरह से गलत है। लेकिन पढ़ने लिखने से कुछ इंसान के अंदर का स्वाभिमान जाग जाए, लेकिन उसमें अनर्थ के बीज जरा भी नहीं होते हैं। पढ़ने लिखने से व्यक्ति कभी अनर्थ नहीं करता है। अगर स्त्रियों के पढ़ने लिखने से अनर्थ होते हैं, तो पुरुषों के पढ़ने लिखने से भी अनर्थ हो जाते हैं। अनर्थ तो अनपढ़ भी कर सकता है, अनपढ़ों से भी अनर्थ होते हैं और पढ़े लिखे लोगों से भी अनर्थ होते हैं। लेकिन केवल स्त्रियों के ऊपर ऐसा दोष लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। अब इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए लेखक ये क्या कहते हैं कि शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा जो है वो बहुत व्यापक है, उसको हम छोटे रूप में नहीं ले सकते हैं। शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ है मनुष्य को संस्कार युक्त बनाना। इसमें शिक्षा में के अंतर्गत जो है वो पढ़ना लिखना भी आता है। मनुष्य को, व्यक्ति को उत्तम कोटि का ज्ञान मिले और उत्कृष्ट आचरण को वो अपने जीवन में अपना सके। इसलिए हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसमें सुधार होना चाहिए। मान लिया कि हमारे देश की शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, लेकिन इसमें अगर कोई ये मानता है कि हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली को अपनाना चाहिए जो स्त्रियों के लिए अच्छी हो सके, जिससे वो अनर्थ ना हो सके, तो इसमें फिर सुधार करना चाहिए ना। तो हमारी शिक्षा प्रणाली को सुधार करके इसको उपयोगी बनाना चाहिए। केवल हम ये कहें कि हम शिक्षा प्रणाली को दोष दे दे तो उससे हमारा काम नहीं चलेगा। और अगर बात उदाहरण देते हैं कि वर्तमान में लड़कों की शिक्षा प्रणाली, तो वो कौन सी बहुत अच्छी है? उसमें भी बहुत सारे दोष और कमियां हैं। तो क्या शिक्षा प्रणाली के जो बुरी होने से
कोई ये राय देता है कि सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएं? इस बारे में तो कोई नहीं कहता है, क्योंकि पुरुषों को शिक्षा देना, पुरुष कैसी भी शिक्षा प्राप्त कर लें, कुछ भी अनर्थ कर लें, कुछ भी बुरा कर लें, चोरी कर लें, डकैती कर लें, लूटपाट कर लें, किसी का भी बुरा कर दे, वो क्या वो शिक्षा का दोष नहीं है? फिर तो वो भी तो शिक्षा का ही दोष है ना। तो हमें ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। लड़कों, हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए, चाहे लड़का पढ़े या लड़की, यानी पुरुष हो या स्त्री हो, उनको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो उनके लिए लाभकारी हो। ऐसे जो पाठ्यक्रम हैं उनका समावेश होना चाहिए। लेकिन स्त्री शिक्षा का विरोध करके ऐसे कुतर्कों से हमको बचना चाहिए। अगर हमको सुधार करना है, केवल बातें बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना पड़ेगा, जो पुरुष के लिए और स्त्री दोनों के लिए ही लाभकारी हो। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन की मैं प्रश्नोत्तर आपको समझा रही हूं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। दूसरा प्रश्न है, शकुंतला ने किस भाषा में श्लोक कहा था? तो उत्तर है, शकुंतला ने प्राकृत भाषा में श्लोक कहा था। तीसरा प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा क्या है? तो इसका उत्तर है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा प्राकृत भाषा है। अगला प्रश्न है, रुक्मिणी हरण की कथा कहाँ मिलती है? तो रुक्मिणी हरण की कथा श्रीमद् भागवत गीता में मिलती है। अगला प्रश्न है कि पाठ में आए प्राचीन कालीन विदुषी महिलाओं के नाम लिखो। तो जो इस पाठ में जो विदुषी महिलाओं के नाम आए हैं, शीला, विद्या, अनसुईया, भारती, रुक्मिणी, शकुंतला, गार्गी, सीता, मैत्रेयी आदि के नाम आए हैं। अगला प्रश्न है कि शकुंतला ने दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य क्यों कहे थे? दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह करने के कुछ समय के बाद, जब वो दुष्यंत जो थे वो राजा मुकर गए थे, तो तब शकुंतला ने दुष्यंत को दुर्वाक्य कहे थे। अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र संबंधी नियमों में स्त्री पात्रों के लिए कौन सी भाषा निर्धारित की गई थी? तो उत्तर है कि नाट्य शास्त्र संबंधी नियमों में स्त्री पात्रों के लिए प्राकृत भाषा निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है, नाटकों में स्त्रियों द्वारा प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, इस बात को स्पष्ट करो। तो इसका उत्तर है कि जिस समय आचार्यों ने नियम बनाए थे, उस समय सभी लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। अधिकांश लोग प्राकृत बोलते थे, जो जन भाषा थी। जन भाषा यानी आम बोलचाल की भाषा थी। अतः उन्होंने स्त्रियों के संवाद प्राकृत भाषा में ही रखने का नियम बनाया था। पुरुषों के संवाद संस्कृत में ही रखे गए थे। यह नाट्य शास्त्र का नियम था। तो फिर स्त्रियों के द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण कैसे है? अगला प्रश्न है कि ये सारा दुराचार स्त्रियों के पढ़ाने का ही कुफल है। तो इस पंक्ति में निहित व्यंग को स्पष्ट करो। अब यहाँ पर लेखक ने ये जो कथन है, इसके द्वारा उन अहंकारी पुरुषों पर व्यंग किया है जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं। अगर कोई सुशिक्षित स्त्री अपने तर्कों से किसी पुरुष को हरा देती है या शास्त्रार्थ में वो सफल रहती है, तो वो इसे स्त्री शिक्षा का दुराचार और कुफल मानते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप महर्षि गर्ग की पत्नी गार्गी ने बड़े बड़े विद्वानों के शास्त्रार्थ में छक्के छुड़ा दिए थे। पंडित मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने शंकराचार्य को निरुत्तर कर दिया था। अगर ये पढ़ी लिखी नहीं होती तो क्या वो शास्त्रार्थ में विद्वान पुरुषों से तर्क वितर्क कर सकती थी? लेखक ने महिलाओं की शास्त्रार्थ करने की कुशलता को पढ़ाई के कारण होने वाला दुराचार बताने वाले जो लोग हैं, उनकी मूर्खता पर इसमें करारा व्यंग किया है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए हैं?
द्विवेदी जी ने कहा है कि स्त्री शिक्षा देश और समाज की प्रगति में सहायक है। शिक्षा से कोई अनर्थ नहीं होता है। यदि शकुंतला ने राजा दुष्यंत और सीता ने राम के व्यवहार की निंदा की थी तो उसका कारण पढ़ाई नहीं थी। उनका मानना है कि अगर पढ़ाई करने के बाद स्त्री को अनर्थ करने वाली माना जाता है तो पुरुषों के द्वारा किया हुआ अनर्थ भी शिक्षा का ही दुष्परिणाम समझा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि प्राचीन समय में स्त्रियां ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, शायद उन्हें पढ़ाना जरूरी नहीं समझा गया होगा, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं, इसलिए उन्हें पढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार समय की आवश्यकता के अनुसार हमने पुराने नियमों को तोड़कर नए नियम बनाए हैं, उसी प्रकार से स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी नियम बनाने चाहिए। अब बड़े प्रश्न है निबंधात्मक कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है, स्पष्ट करो। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो निबंध है अवश्य ही उनकी खुली सोच और दूरदर्शिता का परिचायक है, क्योंकि उन्होंने उस समय स्त्री शिक्षा का समर्थन किया जब कुछ स्वार्थी और संकीर्ण सोच वाले लोग उसे व्यर्थ और अनावश्यक समझते थे। द्विवेदी जी जानते थे कि किसी भी समाज और देश का जो विकास है वो बिना नारी की शिक्षा के संभव नहीं होगा। उन्होंने अनेक उदाहरण दिए और जिसमें द्रौपदी, गार्गी आदि के माध्यम से उन्होंने नारी शिक्षा के महत्व को सिद्ध किया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो थे उनका ये मानना है कि अगर हमें देश का और समाज का उत्थान करना है, देश को आगे लेके जाना है, समाज में सही सोच को विकसित करना है, तो हमें पुरुषों के समान ही स्त्रियों को भी पढ़ाई करवानी पड़ेगी, उनको भी उतना ही ज्ञान देना पड़ेगा। केवल पुरुषों के पढ़ाने से जो है वो ये समाज नहीं चलता है, इसमें स्त्रियों का भी बराबर का योगदान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा समाज के पतन का कारण नहीं बल्कि समाज के विकास की सीढ़ी है। इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखो। उत्तर है कि समाज में केवल पुरुष ही नहीं होते, स्त्रियां भी होती हैं। अगर हमें समाज को आगे बढ़ाना है तो उसे स्त्रियों को साथ लेकर आगे चलना होगा। हमारे देश में प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा की सुविधाएं बहुत सीमित थी। कुछ गुरुकुल और आश्रम होते थे जिसमें स्त्री शिक्षा का प्रचलन था, यानी गुरुकुलों में, आश्रमों में जो शिक्षाएं दी जाती थी, लेकिन उस समय स्त्रियां जो थी वो गुरुकुलों में और आश्रमों में बहुत कम जाया करती थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे करके मध्यकाल आया और मध्यकाल में भी बहुत सारे ऐसे कारण हुए जिससे स्त्री शिक्षा का विरोध किया गया। लेकिन कुछ जो ऐसे समाज सुधारक भी हमारे देश में पैदा हुए जिन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन भी किया था। और आचार्य द्विवेदी जी ने भी स्त्री शिक्षा के जो विरोधी कुतर्कों का खंडन करके स्पष्ट रूप से यही कहा था कि स्त्री शिक्षा से समाज के उत्थान और विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। पढ़ी लिखी नारी ही अपने संतान को अच्छे संस्कार दे सकती है। समाज और देश में चाहे वो शिक्षिका है, चाहे वकील है, डॉक्टर है, समाज सेविका है या और क्षेत्रों में जो स्त्रियां आगे बढ़ी हैं, उन्होंने अनेकों रूपों में ऐसी जो शिक्षित नारियां हैं जो इस समाज में अपना योगदान दे रही हैं, उससे सब लोग परिचित हैं। अतः स्त्री शिक्षा के अभाव में पूर्ण सामाजिक विकास की कल्पना करना भी बेमानी है। तो ये थे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।